नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट और मैं आपके साथ अनामिका प्रीतम हूँ। आज हमारे साथ देश के जाने माने शिक्षाविद, ट्राइबल न्यूज़ नेटवर्क के संरक्षक और महाराणा प्रताप ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री चंदन सिंह रौतेला मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पर्यावरण पोस्ट में। धन्यवाद। सर, सबसे पहला तो सवाल मेरा यही है कि महाराणा प्रताप ट्रस्ट की जो आपने अयोध्या में शुरुआत की है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, क्या मकसद रहा है आपका? धन्यवाद। जय महाराणा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि अयोध्या में 6 जनवरी 2021 में अयोध्या और पूरे उत्तर प्रदेश और देश के सभी तमाम लोगों ने एनजीओ का गठन होना चाहिए, इस तरह से चर्चा की। खास करके प्रभु रामचंद्र जी के राम जन्मभूमि में महाराणा प्रताप, क्योंकि अयोध्या में कहीं भी महाराणा प्रताप के बारे में जिस तरह कार्य होना चाहिए था वो वहाँ नहीं था। इस मद्देनज़र देखते हुए एजुकेशनल, सोशल और हेल्थ दृष्टिकोण से, एनवायरनमेंट के भी दृष्टिकोण से आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि पर्यावरण संरक्षण की ओर से आज जिस यहाँ चर्चा हो रही है, मैं ये कहना चाहूँगा कि महाराणा प्रताप ट्रस्ट की आवश्यकता इसलिए हुई कि जो थोर और युग पुरुष, जो योद्धा जिनका नाम केवल देश नहीं तो समूचे विश्व में लिया जाता है, ऐसे द ग्रेट महाराणा प्रताप, इनके नाम से एजुकेशनल ट्रस्ट की स्थापना करने का निर्णय इस सभी लोगों ने लिया। वहाँ सभी के ने शिक्षाविद के दृष्टिकोण से उन्होंने सर्वे किया और वहाँ उन्होंने मेरे नाम का चयन किया। ये जिम्मेवारी प्रभु रामचंद्र जी की कृपा से मुझ पर सौंपी गई है, तो वो दायित्व पूरा निभाने का काम मैं कर रहा हूँ। भाई राकेश भास्कर जी, अश्विनी सिंह जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष महाराणा प्रताप ट्रस्ट के यहाँ मौजूद है और उन्हीं के द्वारा आज दिल्ली में हमारा आगमन हुआ। कल जयपुर में इसी तरह का कार्यक्रम हुआ, आसाम में होने जा रहा है, वहाँ विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है, इसके बाद में श्रीशैलम तमिलनाडु में है और महाराष्ट्र में इस तरह की इकाई पूरे 29 प्रदेशों में, देश के हर कोने में इस तरह का कार्य को हमने पहुंचाया है। मुख्य ऑब्जेक्ट उसका यह है, विजन मिशन स्कूल एंड कॉलेजेस की स्थापना हो। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में आप जानते हैं, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, ये सारी और स्किल डेवलपमेंट की बातें जो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो कहते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। युवाओं में, यूथ इज़ द बैकबोन ऑफ इंडिया, युवाओं के लिए भी अच्छा साझा कार्यक्रम होना चाहिए। खास करके क्षत्रियों में, राजपूतों में यदि देखा गया, पाया गया कि आज भी हमारा युवा जिस तरह से सक्षम होना चाहिए वो अभी सक्षम नहीं हुआ है। उन्हें शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है। तलवार की अब आवश्यकता नहीं रही है, कलम क्रांति का ज़माना है, कलम के माध्यम से काम करना है। पेन कैनॉट लिव विदाउट इंक, इंक कैनॉट लिव विदाउट पेन, ये रिश्ता अभी हमें बनाए रखना है। इसके जरिए हमें महाराणा प्रताप ट्रस्ट के माध्यम से विविध सेल का स्थापना करेंगे और इस तरह का हमने प्लानिंग किया है पूरे देश में समूचा कि वहाँ पर में महाराणा प्रताप के नाम से भवन बना जाएगा, महाराणा प्रताप के छात्रावास होगा। और इतना ही नहीं केवल कि क्षत्रियों के लिए, सर्व जाति के लिए, महाराणा प्रताप सर्व जाति सर्वे के लिए थे। उनके साथ कौन था उस लड़ाई में? भिल्ल, कोरकू, गोंड, ये सब साथ में थे। इसलिए हम आश्रमशाला, आदिवासियों की, शेड्यूल कास्ट की आश्रमशाला ये स्थापित करना चाहेंगे। रामदास जी आठवले साहब जो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर है, अर्जुन मुंडा जी जो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर है, इनका सहयोग हमें मिल रहा है। यहाँ पर हमें समीर जी है जो सांसद है, समीर जी उराव जी, उनका भी हमें इस बारे में सहयोग है। तो कहना ये हम चाहते हैं कि राजा रणविजय सिंह हैं जसपुर वाले, ये सारे लोग तमाम इस काम में, लल्लू सिंह जी जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह जी ने बढ़ चढ़कर हमें हिस्सा लिया, हमारे कार्य में आके उन्होंने हमें सम्मानित किया अयोध्या के नगरी पर, पावन धरती में, और वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। और आज ये इसका कारवा पूरे देश में हर तरह से आगे बढ़ रहा है। सर, जैसा कि आपने बोला कि महाराणा प्रताप ट्रस्ट के माध्यम से आप शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, सर तो आपको क्या लगता है जो आज का एजुकेशन चल रहा है उसमें और क्या बदलाव होने चाहिए और क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं?
बहुत अच्छा सवाल आपने कहा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी के ज़माने में हुई थी। उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन और एमफिल को उन्होंने काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंस दिया था, एमफिल इन सोशल वर्क। आज भी जो पिछड़े जनजाति के ही नहीं, जो शिक्षा नहीं ले पाते थे, खास करके ग्रामीण अंचल के लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी। और सिटी के लोग तो कहीं भी जाकर एडमिशन ले सकते हैं, जिसके पास पैसा है वो विदेश में जाके एडमिशन ले सकता है। लेकिन हमारे जो जहाँ नदी नाले के रास्ते पुलिया अभी तक नहीं बने थे, अधूरे थे, ऐसे ही तहसील, ऐसे डिस्ट्रिक्ट में इसका एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी था। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नो ग्रांट बेसिस पे पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज शुरू करने का उनका अहम भूमिका थी और बहुत अच्छा कार्य हुआ। और आज भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी फिर से नई बनी है, जो पोखरियाल जी ने बनाई है, ये भी बड़ी सुंदर है, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, इसको देखते हुए ये नई जो शिक्षा नीति आई है, इसका भी लाभ होने वाला है। हम बात करेंगे विदेश की, उससे पहले हमारी नीति और हमारे जो लोकल लैंग्वेजेस है, लोकल लैंग्वेज में फोकस होना चाहिए। इट शुड बी फोकस ऑफ द लोकल लैंग्वेज। बच्चा यदि पूर्वांचल का है तो पूर्वांचली उसको आना चाहिए, बच्चा यदि महाराष्ट्र का है तो उसको मराठी आना चाहिए, तमिलनाडु का है तो उसको तेलुगु आना चाहिए, आंध्रा का है तो उसको तो उसके तमिलनाडु को तमिल आना चाहिए, तेलुगु आंध्रा के लिए आना चाहिए, कन्नड़ी आना चाहिए कर्नाटका के लिए। इस तरह का जो लैंग्वेज सिस्टम है हमारा, उसी के माध्यम से उनको उन्हीं के लैंग्वेज में यदि अच्छे से जानकारी दी जाए तो वो अच्छा कार्य करेंगे। वो ये इसका बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। दूसरी बात जो देखा गया है यूजीसी से, कि जो रिसर्च पे उन्होंने बहुत इनोवेटिव दिया है, तो शिक्षा के प्राध्यापक लोगों को बहुत बड़ा वेतन मिलता है और इस वेतन के माध्यम से हम तो खुशी जाहिर करते हैं कि उन्हें वेतन 7th पे भी के द्वारा दिया जाता है, यूजीसी के नियमों के मापदंड द्वारा दिया जाता है। लेकिन रिसर्च का जो काम है आज भी जितना चाहिए उतना उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। रिसर्च अच्छा हो और रिसर्च खास करके सोशल इश्यूज पे हो, ट्राइबल क्षेत्र में हो और पिछड़े जनजाति के एरिया में हो, रिमोट एरिया में हो और सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड लोगों के लिए हो। ये यदि रिसर्च यदि अच्छी तरह बन पाता है तो मैं कहूँगा कि यूजीसी की शिक्षा नीति एक दिन बहुत अच्छी होने वाली है। और इस नीति को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के हर कदम में ईच वन टू टीच वन ये होना जरूरी है। आप पढ़िए, दूसरे को पढ़ाइए, समाज में इसका मैसेज संदेशा लेके जाना चाहिए। आंतरिक प्रयोगशाला है 21वीं शताब्दी की, वो शिक्षा नीति हमारी आगे बरकरार रहना चाहिए। जैसा कि ट्राइबल न्यूज़ नेटवर्क के आप संरक्षक हैं, तो सर ट्राइबल के एजुकेशन के लिए क्या, कैसे उनको मुख्य धारा से कैसे जोड़ना चाहिए और उनके एजुकेशन के लिए कैसे बढ़ावा देना चाहिए? क्योंकि आज भी बहुत सारे ट्राइबल क्षेत्र में मतलब एजुकेशन की कमी है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? और सर आप ट्राइबल न्यूज़ नेटवर्क के थ्रू उनको कैसे मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अक्सर ये पाया जाता है जब ट्राइबल एरिया में सर्वे होता है या ट्राइबल को कुछ देने की बात आती है या आर्थिक उनका जायजा लेने की बात आती है, तो 5 स्टार में जो कमेटी गठित करते हैं गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल की हो या स्टेट में, सर्वप्रथम जाएंगे वो 5 स्टार होटल में जाके बैठ के चर्चा करते हैं। वो ग्रास रूट में जाना चाहिए, वहाँ जंगल में जाना चाहिए, वनों में जाना चाहिए, ट्राइब के उस ऐसे झुग्गी झोपड़ी एरिया में जाके इसकी चर्चा करना चाहिए। तब उन्हें पता चलेगा कि ट्राइब क्या है, उनका जनजीवन क्या है, उनका जल जीवन किस तरह है, वहाँ पर किस तरह माल न्यूट्रिशन होता है, कुपोषण की बातें आपको तो पता है किस तरह से कुपोषण बड़े पैमाने में होता है। ये सारी बातों को यदि हम देखते हैं, उनका जो आहार व्यवस्था है, उनकी कैलोरीज भी उनको कितनी मिलना चाहिए, शिक्षा की नीति में उनकी गोंडी लैंग्वेज का प्रयोग होना चाहिए ताकि वो ट्राइब वहाँ जान सके। इसके लिए हमने MSW और BSW जो सोशल वर्क कॉलेजेस है उसमें खास करके हमारा स्पेशलाइजेशन है ट्राइबल वेलफेयर एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, तो उसमें इस विशेषीकरण को लिया गया है। आदिवासी के हर पहलू में, आदिवासी के लैंग्वेज में उनकी धार्मिकता, उनकी संस्कृति, उनके कार्य को बढ़ावा देना। आज भी उनकी शादी के रीति रिवाज है। उनका गोटुल नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, गोटुल के जरिए वो युवा युवती का परिचय करते हैं। जिस युवा को युवती पसंद आ जाती है उसको उठा के ले जाते हैं और शादी वहाँ होती है। वो उनके उस वक्त के संस्कार है। तो यह हर संस्कार को देखते हुए, उनके शिक्षा के आगे बढ़ते हुए ट्राइबल
वर्ल्ड विशेषीकरण में हम लोग काफ़ी बदलाव लाने की बात कर रहे हैं और ये स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट होगी और उसको जो ट्राइबल इंटीग्रेटर बोलते हैं, ट्राइबल के खाउटी स्कीम्स बोलते हैं, जो ये जन जन तक जाने के लिए जो सरकार ने मुहैया की है वो सही माने में केंद्र और राज्य सरकार जनता तक पहुंचाए, इसके लिए आदिवासी का रोल ऑफ सोशल वर्कर जो है MSW वाला स्टूडेंट्स वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर, जैसा कि ट्राइबल जो हैं वो आज भी पर्यावरण से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, लेकिन जो पर्यावरण का जो दोहन हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हो और हमारे जो जनता है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। पर्यावरण को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में जो पर्यावरण और ख़ास करके आज बारिश के मौसम में बारिश नहीं होती है, गर्मी के मौसम में बारिश होती है और गर्मी के वक्त में ओले पड़ते हैं, बहुत सारी बातें तमाम ये पर्यावरण का असंतुलन होने की वजह से हो रहा है, कैरी बैग्स की वजह से हो रहा है। आप तो गार्बेज जो सिस्टम्स है, ये सारी तमाम बातें हैं पर्यावरण और क्लीननेस जो मोदी साहब ने जो लाए स्वच्छता अभियान, ये सारे बात को मद्देनज़र देखते हुए मैं तो कहूँगा कि भूटान जैसा जो देश है वो प्रदेश क्लीनिंग में बहुत अच्छा है। इतना ही नहीं तो स्विट्ज़रलैंड हो, फ्रांस हो, ज्यूरिख है, ये सारे एरिया, रोम, इटाली, हर देश में मुझे जाने का मौका मिला शिक्षा के दृष्टिकोण से सेमिनार कॉन्फ्रेंस में। तो हमने वहाँ पाया कि पर्यावरण को के लिए काफ़ी उनकी मंत्रालय मिनिस्ट्री कार्य करती है और यहाँ भी भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण के बजट को बढ़ाना चाहिए और पर्यावरण को बचाना चाहिए। जंगल ही जनजीवन है, जंगल की संस्कृति हमारी, इसके तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यकता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पर्यावरण पोस्ट से जुड़ने के लिए। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।